नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 15 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो समाप्त हो गया है और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है वे सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न 100% रियल होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो पहला सवाल पूछा गया है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है। तो खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, और ये लगभग 3 से 4 बार पेपर में पूछ लिया गया इसी एमटीएस के एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल को कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है। तो ऑप्शन में था अफ़गानिस्तान, तो यही उसका राइट आंसर था। तो भारत के उत्तर पश्चिम में दोस्तों अफ़गानिस्तान है। अगला सवाल देख लेते हैं, नाव दौड़ किस फेस्टिवल में होता है। तो ओणम में होता है, और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य का है, तो केरल का। यानी जो नाव दौड़ का खेल होता है वो ओणम में होता है और केरल राज्य में होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है, यही इसका उत्तर था। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग, और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अलकनंदा का कहाँ नाम गंगा बन जाता है। तो याद रखिएगा देवप्रयाग में जब यह भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तब गंगा का निर्माण होता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि साधारण सिरका में कौन सा यौगिक होता है। तो दोस्तों इसका मूल नाम तो एसिटिक अम्ल होता है, आपको पता भी होगा, और तनु विलयन है। पर साथ ही जिन पदार्थों से बनाया जाता है उनके लवण तथा अन्य तत्व भी मौजूद रहते हैं, और भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, यानी पूरा कब हुआ था। दोस्तों ताजमहल के निर्माण में 22 साल लग गए थे, और इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ, जो 1653 में जाके पूरा हुआ था। यही प्रश्न पूछा गया था ना कि ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो 1653 में। और बहुत सारे स्टूडेंट 1631 टिक किए क्योंकि उनको लगा कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ। तो आप लोग को पता है कि 22 साल निर्माण में लग गए थे दोस्तों ताजमहल के। अगला सवाल देख लेते हैं कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वाद्य यंत्र से संबंधित लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग का अगर अभी तक एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और देने वाले हैं तो ज़रूर वाद्य यंत्र से संबंधित लोगों की सूची को पढ़ के जाएंगे। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से, और ये बार बार लगभग 3 से 4 बार यही प्रश्न रविशंकर से ही प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था, यानी तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी, और इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार प्रसार करना तथा आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था, और यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुआ कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। अगला सवाल देख लेते हैं कि 2006 में किस ओडिसी डांसर को विदेशी थी और पद्मश्री मिला था। यानी जो ओडिसी डांसर थे जो कि एक विदेशी महिला है और उनको पद्मश्री मिला कब, 2006 में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विदेशी महिला को पद्मश्री दिया गया था। डॉक्टर इलियाना सिटारिस्टी को 2006 में ओडिसी डांसर के विदेशी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसका उत्तर मैंने 1-2 चैनल पे देखा, वो इसका उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि वो लोग गूगल करते हैं और बस जो गूगल पे आंसर मिलता है उसी को कराते हैं, जो नहीं मिलता नहीं कराते, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा काम है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका सही उत्तर बताना। तो डॉक्टर इलियाना सिटारिस्टी हैं जो 2006 में ओडिसी डांसर के रूप में और विदेशी महिला, इनको पद्मश्री मिला, और इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया था आपके एमटीएस के एग्जाम में। अगला सवाल देख लेते हैं, 2011 वर्ल्ड कप में भारत ने किस देश को फाइनल में हराया था। अब इसका प्रश्न का उत्तर कौन गलत कर सकता है। तो भारत ने श्रीलंका को हराया था, वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था और 6 विकेट से हरा दिया था भारत ने, और 28 साल बाद दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था टीम इंडिया ने। इससे पहले टीम इंडिया ने सिर्फ एक बार, जो 1983 में जब कपिल देव की कप्तानी थी तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और ये पहला खिताब था। और 2011 में कौन कप्तान था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 2011 वर्ल्ड कप जब भारत जीता तो उस टीम का कप्तान कौन था। और बता दे रहा हूँ कि 2011 का प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया था, तो युवराज सिंह को यह अवार्ड दिया गया था प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगला देखते हैं सवाल
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो दोस्तों भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार किया था और 5 स्वर्ण यानी गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया था और 24वां स्थान हासिल किया पूरे ओलंपिक में। और भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में 1 मेडल जीते। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। जब चट्टान टूटता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो वेदरिंग बोला जाता है। सिंपल सवाल था ज्योग्राफी से। अगला सवाल देख लेते हैं। समुद्र का पीएच लगातार घटता जा रहा है, ऐसा क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो समुद्र का पीएच घटेगा। आप लोग ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। आईने अकबरी के 3rd पार्ट में क्या लिखा है? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी बोला जाता है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया, जबकि दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाक्रमों को संबंधित सूचना दी गई और तीसरे भाग में अर्थात आईने अकबरी में अकबर के शासन काल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियम का वर्णन है। तो यही आपका राइट उत्तर था, ऑप्शन में भी यही था। अगला सवाल देख लेते हैं कि संजीव कपूर किस कंपनी के सीईओ थे, यानी सीईओ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जेट एवरेज के थे संजीव कपूर, आप लोग को पता भी होगा के तौर पर संजीव कपूर को चुना गया और संजीव कपूर 4 अप्रैल से जेट एवरेज के सीईओ का पदभार संभालेंगे। और मौजूदा समय में संजीव कपूर जो हैं प्रेसिडेंट है कहाँ का? तो ओबरॉय होटल जो है रिसोर्ट है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अभी हैं संजीव कपूर और जेट एवरेज के संभालेंगे 4 अप्रैल से। अगला सवाल देख लेते हैं। अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न सेकेंड बार आया, क्योंकि मैं लगातार एनालिसिस करा रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सा प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगा देता है अनुच्छेद 23। और 1956 में अनैतिक तस्करी यानी रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था और बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित कर दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? आप लोग कमेंट में भी इसका उत्तर बता सकते हैं कि बिहार की जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है। पुरुष साक्षरता की बात करें बिहार में तो 71.20% है, जबकि महिला का 51.50% है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। यही साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिंपल। तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त कीजिए और जो भी एनालिसिस देख रहे हैं और जिस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है उस टॉपिक को जरूर क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों यह दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू, संतरा और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासक कौन चलाता है? यानी केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है? तो भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, जैसे बिहार की, उत्तर प्रदेश की लोगों द्वारा चुनी जाती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल को नामित कर लेता है वहाँ पर शासन करने के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्जुन देव जी ने 1570 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा निर्मित अमृतसर तालाब के बीच में हरमिंदर साहिब नामक गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस गुरुद्वारे की नींव लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी ने दिलाई गई थी, यानी उनके द्वारा दिलाया गया था। भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन वाणिज्य फसलों का समूह आता है? तो दोस्तों कपास, जूट और गन्ना का समूह आता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अंत्योदय योजना किस राज्य सरकार ने लाया था? तो राजस्थान के द्वारा लाया गया था अंत्योदय योजना। आप लोग ध्यान रखेंगे, यूपी के द्वारा नहीं लाया गया था। अंत्योदय योजना राजस्थान के द्वारा लाया गया था। तो ये कॉकरोच का मल उत्सर्जन अंग क्या होता है? तो मैलपीजियल जो होता है दोस्तों, ये कॉकरोच का मल उत्सर्जन अंग होता है। आप लोग को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे। यह मध्य आंत और पश्च आंत, जिनकी लगभग 150 संख्या होती है, कि संधि स्थल पर पाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए आपके 15 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट
के पेपर में। थर्ड शिफ्ट का बहुत जल्द आप लोग को पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मैं रियल प्रश्न मेरे पास नहीं पहुंचता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, आप लोग को पता होगा, इसलिए मेरा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका एनालिसिस करेंगे। हालांकि थोड़ा लेट कर लेंगे लेकिन सही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पढ़ाई करते रहिए।